गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मङ्गलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेशारा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान का मतलब ही जैसा कि शब्द से पता चल रहा है अपूर्ण मतलब पूरा नहीं। जिस कार्य को हमारे द्वारा किया जा रहा है वो पूरा नहीं हुआ अभी तक, अर्थात चल रहा है अभी। इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं आदि में आ जाएगा पर रहा हूँ, रहे हो। हाँ, तो पहले हम इसको अफर्मेटिव के अंतर्गत इसके रूल को जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका जो रूल होता है बच्चों, पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में ING लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? इज, एम, आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया अगर आपसे पूछी जाए कि बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या आप उनको बता सकते हैं? तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं जो होती हैं इज, एम और आर होती हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि किसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, किसके साथ एम का प्रयोग करते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों देख लीजिए आप, यहाँ पर बताया गया है ही, सी, इट या नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग केवल आई के ही साथ करते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम एम का प्रयोग नहीं करते। आइए आर के प्रयोग के बारे में देख लेते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचन। बहुवचन में जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब लड़के एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है, प्लूरल नंबर का, तो वहाँ पर आर का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर। मेन वर्ब में हमने बताया था आपको जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वह हमारा मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होती है। पढ़ना, लिखना, खेलना, पढ़ाना ना। तो इसी रूल पर हम इस ट्रांसलेशन को करेंगे
पहला नंबर है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? मैं। आई हो जाएगा। अब आई के साथ आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके सामने उस समस्या का समाधान कर दिया गया है कि अब आई के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, तो आप कर दीजिए। आई के साथ एम का प्रयोग करना है, आई एम। अब बच्चों पढ़ाना और पढ़ना में प्राय लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग रीडिंग लगाते हैं, रीड लगाते हैं, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना में अंतर हो रहा है बच्चों। दोनों में बहुत अंतर होता है। पढ़ना का मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों में अंतर होता है। तो पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, आई एम। अब इसमें आई एन जी जोड़ना है, आई एम टीचिंग। अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? जी अंग्रेजी, आई एम टीचिंग इंग्लिश। और भी एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, आई एन जी लगाने के भी कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। जैसे आइए हम कुछ महत्वपूर्ण नियम को देख लेते हैं। आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं बच्चों। जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में, या हम कह सकते हैं जिस क्रिया के अंतिम अक्षर से पहले वावेल लगा होता है, ये यू हमारा बच्चों क्या वावेल, वावेल होता है। तो जब हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो अंतिम वाला अक्षर जो हमारा है वो डबल हो जाता है। ये हो जाएगा बच्चों, जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंतिम अक्षर से पहले वावेल लगा होता है, तो आईएनजी जब हम जोड़ते हैं तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं या डबल हो जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान देना है, वावेल की संख्या हमारी ओनली 1 होनी चाहिए, केवल एक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप इसमें डी को डबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे वावेल की संख्या जो अंतिम अक्षर डी है, ये डी से पहले हमारे 2 वावेल हैं बच्चों। एक ई हमारा वावेल है, दूसरा ए वावेल है। जब 2 वावेल होते हैं तो आईएनजी लगाने पर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे है उसमें आईएनजी लगा करके लिख देते हैं। अब रीड में जब हम आईएनजी लगाएंगे बच्चों तो हो जाएगा रीडिंग। ठीक, चलिए एक और महत्वपूर्ण नियम लिख लेते हैं। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। जब किसी भी क्रिया का अंतिम अक्षर से पूर्व का जो अक्षर है वावेल हो, आईएनजी लगाते हैं तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं। और जिस क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट हो या उससे पूर्व 2 वावेल होता है तो यह नियम हम नहीं करते हैं, केवल आईएनजी लगा करके लिख देते हैं। और आईएनजी लगाने के नियम देखते हैं। जिस क्रिया के अंत में ई लगा हो ना, जैसे कम, ये देखिए बच्चों ई है। जिस ऐसी क्रियाएं जिसके अंत में ई लगा हो या वह ई अक्षर से समाप्त होती हैं, तो उनमें जब हम आईएनजी को जोड़ते हैं तो ई अक्षर को हटा देते हैं। ई अक्षर को हम नहीं लिखते। कम हो गया बच्चों, गिव हो गया। तो ये हो गए हमारे आईएनजी लगाने के कुछ नियम। अब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब आइए बच्चों निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में बहुत कुछ आपको परेशान नहीं होना है। निगेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान है।
अगर आपको अफर्मेटिव आ गया तो नेगेटिव और आसानी से आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, बाकी नियम यही रहेगा बच्चों, शेष नियम पूर्ववत ही होंगे, पहले की तरह होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को भी। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसे हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो अब आप समझ गए होंगे हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो आप बता देंगे कि इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आपको पढ़ाया गया है आज, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बताइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ये सर जी ने पूछा है तो बताना भी आपकी जिम्मेदारी है, तो आप अवश्य बताइएगा। और आज जो जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जब भी आपको फ्यूचर में पूछा जाए, भविष्य में पूछा जाए, तो आप बताएंगे इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती हैं इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों नॉट लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और इसके बाद सेकेंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पर नॉट, फोर्थ नंबर पर मेन वर्ब में आईएनजी प्लस फिफ्थ नंबर पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। आप गृह कार्य, आप गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। आप गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है बच्चों। आप गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। गलती होने की संभावनाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी बच्चों। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आप, आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। आपकी भी अंग्रेजी यू होती है और तुम की भी, यानी यदि तुम लिखा है वाक्य में तब भी हम यू लिखेंगे, और आप लिखा गया है तब भी हम यू लिखेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए यू के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग होगा? आर का। यू आर 2 नंबर तक हमारा हो गया बच्चों। थर्ड नंबर पे हमारे नॉट का प्रयोग करना है। यू आर नॉट। करना, करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू। क्या होती है बच्चों? डू माने करना, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा डूइंग। यू आर नॉट डूइंग होमवर्क। यू आर नॉट डूइंग होमवर्क। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आज आपको और भी बता देना चाहता हूँ बच्चों, यदि यहीं पर ये होता आप अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, अब इसका कैसे होगा? आप अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट। अब आपके सामने एक समस्या है, अपना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? आइए यह भी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दे रहे हैं। अपना की अंग्रेजी होती है बच्चों माई भी होता है,
हिज भी होता है, हर भी होता है, योर भी होता है, आवर भी होता है ना। एक चीज़ और ध्यान देना है, जब आपका सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट क्या हो, ये सब्जेक्ट वाली लाइन लिख दे रहे हैं। जब आपका सब्जेक्ट आई हो तो अपना की अंग्रेजी आप माई लगाएंगे। जैसे बच्चों हम यहाँ पर अगर बदल देते, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो अपना तो तब भी रहेगा बच्चों, लेकिन सब्जेक्ट जब आपका मैं हो जाएगा तो वहाँ पर माई हो जाएगा। पहले इसको हम कर लेते हैं। यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। ये योर शब्द आ गया। यदि यहाँ पर बच्चों होता मैं अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। यदि बच्चों रहता वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है। सी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। आई होगा तो माई का होगा प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा ही होगा तो हिज अपने के लिए, और सी होगा तो हर का प्रयोग करना है। यू होगा तो योर का, जैसा कि यहाँ पर किया गया है बच्चों, यू। और वी है तो आवर का प्रयोग, वी है तो आवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अपना हम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग आवर होमवर्क। तो यह भी कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। अपना की जो अंग्रेजी होती है वो अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार आपको लिखना होता है। यदि सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट माई होगा, अपना की अंग्रेजी। यदि ही है तो हिज होगा, यदि सी है तो हर होगा, यू है तो योर होगा, वी है तो आवर होगा, है ना बच्चों। ठीक है, जब आपको होमवर्क दिया जाएगा तो इसी तरह से कुछ आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, तो बिल्कुल आप कंफ्यूजन मत होना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हिज लगा देते हैं। अपना की अंग्रेजी हमेशा हिज ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको प्रयोग करने से पहले सब्जेक्ट को ध्यान देना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इनमें से चुनाव करना है, किसका यूज हमें करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अफर्मेटिव और निगेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर ले चलते हैं बच्चों। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सी हमारा होगा बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब या इज एम आर हम लिख दें, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क होगा बच्चों। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क दोनों में डिफरेंस होता है, एक ही मत समझ लीजिएगा आप। क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट,
फिर मेन वर्ब में ing, ये हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, ये मेन वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर कुछ बच रहा है आपका तो उसको करेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हम आपको क्यों बुला रहे हैं? हम आपको क्यों बुला रहे हैं? क्या वे लोग जुआ खेल रहे हैं? क्या वे लोग जुआ खेल रहे हैं? ठीक है बच्चों, ये दो सेंटेंस, फर्स्ट वाले में क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा जब, तो हम शुरू से यहाँ से स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे और हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होता जाएगा। यदि क्या से स्टार्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ ध्यान देना आपको। आइए, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी हो जाएगी वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखने से पहले आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट क्या है, आपको यू के साथ वहाँ पर लिखा गया बच्चों आर का प्रयोग, तो वाई आर यू। फिर मेन वर्ब में ing लगाना है, वाई आर यू। बुलाना की अंग्रेजी होती है बच्चों कॉल में ing लगा देंगे, कॉलिंग, वाई आर यू कॉलिंग। हम आपको क्यों बुला रहे हैं? एक मिस्टेक है बच्चों इसमें, हम आपको क्यों बुला रहे हैं, वाई आर वी कॉलिंग यू। सब्जेक्ट जो हमारा है वो हम है, आपको ये हमारा जो है कि बच्चों ऑब्जेक्ट है, वाई आर वी कॉलिंग यू। वाई आर वी कॉलिंग यू। इसको देखते हैं, क्या वे लोग जुआ खेल रहे हैं? जब क्या से शुरू होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट दे है तो हमारा हो जाएगा, दे के साथ आर लगता है तो आर को पहले लिखना है, आर दे। वे लोग, दे का मतलब हो गया बच्चों, अब दे पीपुल नहीं लिखेंगे आप, वे लोग की अंग्रेजी केवल दे लिखना है। क्या वे लोग जुआ खेल रहे हैं? आर दे गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब ही होता है बच्चों जुआ खेलना, दोनों हो जाता है। हम आपको क्यों बुला रहे हैं? वाई आर वी कॉलिंग यू। क्या वे लोग जुआ खेल रहे हैं? आर दे गैम्बलिंग। दोनों तरह के हमने बता दिया आपको सेंटेंस, एक जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो और दूसरा जो क्या से प्रारंभ होते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर आपको असुविधा होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बच्चों।